बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान और अमेरिका की जंग कब शुरू होगी, तो आप बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग किस्सा माजी बन चुकी है और अब ये दोनों मुमालिक किसी सूरत भी जंग शुरू नहीं करेंगे। क्यों शुरू नहीं करेंगे, इस हवाले से भी आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त जो सारे का सारा फोकस है वो ये है कि जो मुज़ाकरात की डील होने जा रही है, अरब इस हवाले से परेशान है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात कैसे वहाँ पर रखें और उनके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। इसके साथ ही ये खबरें भी हमारे सामने आ गई हैं कि इस जंग ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है और अब्राहम अकॉर्ड जो है वो अब किस्सा माजी बन चुका है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने यूएई को अपना जो फिजाई दिफाई निज़ाम है आयरन डूम वो दिया है और ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि अमेरिका और इसराइल के बाद किसी तीसरे मुल्क में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि बात अब बहुत आगे निकल चुकी है और जंग के बाद यूएई यानी अरब अमारात क्या करने जा रहा है, इस हवाले से भी वाज़िया इशारे मिल चुके हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चीन और ईरान के दरमियान 10,400 किलोमीटर की जो ट्रेन है वो क्या किरदार अदा कर रही है, क्योंकि इस वक्त आबना हम्स बंद है, वहां से किसी भी किस्म का ट्रेड नहीं हो रहा। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 राहदारियां खोल दी हैं और ईरान का तमाम तर सामान अब गवादर और कराची की बंदरगाहों से जाएगा। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान और क्या फायदा होने जा रहा है और अमेरिका इसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि ईरान और अमेरिका की जंग से, खामोशी से चीन ने क्या फायदा उठाया और इस फायदे की वजह से उसने दुनिया में एक तारीख रकम कर दी और कहा जा रहा है कि अब चीन को पकड़ना आसान नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सियोस ने रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि इसराइल ने अपना मशहूर जो दिफाई निज़ाम है आयरन डूम वो यूएई को दे दिया है और ये पहला मौका है कि इसराइल ने ये निज़ाम बाहर भेजा है अमेरिका और इसराइल के अलावा। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यूएई को जो खतरात दरपेश थे और ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा अटैक यूएई पे कर रहा था, तो अब तक तकरीबन 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जबकि 2200 से ज़ायद ड्रोन जो हैं वो फायर किए गए हैं। अब इस हवाले से जो यूएई की एक सेमी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और उसने एक इशारा कर दिया कि वो किस तरीके से गल्फ को हिला के रखेगा इस जंग के फौरन बाद, यानी कि जैसे ही मुज़ाकरात हो जाते हैं। अच्छा, अगली बात ये कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद ने एक टेलीफोन किया और उस टेलीफोन के बाद इस्राएली फ़ौज को हुक्म दिया गया कि वो आयरन डोम की बैटरियां, इंटरसेप्टर्स और दर्जनों माहिर ऑपरेटर्स के साथ यूएई भेजें। और उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को और फ़िज़ाई जो ख़तरा था उसको निशाना बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी की गई और वहाँ से जो इसराइली फ़िज़ाइया है उसने निशाना बनाया उन तमाम तर असासों को ईरान के, जो कि शॉर्ट टर्म बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे यूएई या उसके इर्द गिर्द खलीजी ममालिक को निशाना बना सकते थे। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बदलती हुई सियासी हकीकत बन चुकी है खित्ते के अंदर और किसी भी अरब मुल्क के अंदर इसराइल की फ़ौज का मौजूद होना एक अजीबो गरीब खदशात को जन्म दे रहा है। लेकिन इन खदशात को यूएई किसी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि तारिक अल उतैबा ये बेसिकली यूएई की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफिशियल रह चुके हैं, साबिक अफसर रह चुके हैं और इनकी कही हुई बात जो है वो किसी भी सूरत जो ईरान की आने वाली हिकमत अमली है उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकती। और इन्होंने अरब गल्फ स्टेट इंस्टीट्यूट में ये लिखते हैं कि ईरान ने खलीजी ममालिक पर तकरीबन 2583 हमले किए, 95% हमलों को नाकाम कर दिया गया। तेहरान यूएई को दीगर खलीजी ममालिक की निस्बत ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझता है और इसके बारे में वे कहते हैं कि जो साबिक वज़ीर ख़ारजा थे ईरान के, जवाद ज़रीफ़,
ان کے جو لیک شدہ پیغامات ہیں اس کے مطابق ایران UAE کو اسرائیل کے برابر سمجھتا ہے اور اسی لیے اسے خاص طور پہ نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تنقید کی، انہوں نے ساتھ میں غیر عرب دنیا کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جی امریکہ، اسرائیل کا بھی کہا، اور یورپی ممالک جس میں فرانس، اٹلی اور برطانیہ شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور یوکرین نے جو ہے وہ نہ صرف عسکری مدد کی بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی دی اور دفاعی نظام بھی فراہم کیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ عرب دنیا نے انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور صرف مذمتی بیانات پر اکتفا کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے مصر، عمان، سوڈان اور صومالیہ جیسے ممالک کا رد عمل اور کمزور تھا اور انہوں نے کھل کر ایران کی حمایت کی، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ عرب لیگ اور OIC جیسی تنظیموں کو انتہائی سست اور غیر مؤثر قرار دیا گیا۔ عرب یکجہتی کے کھوکھلے پن کو انہوں نے کہا جی یہ ظاہر کر دیا اس نے، اور عرب حلقوں کے اندر متحدہ عرب امارات کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں طارق العتیبہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم برادرہڈ سے وابستہ جو اکاؤنٹس تھے وہاں پر امارات کو اسرائیل کا ٹروجن ہورس قرار دیا گیا اور حملوں کا جشن منایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ UAE کا مستقبل کے اقدامات کے حوالے سے نقطہ نظر بدل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بحران نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کی بات تو نہیں کی، اور کون خالی پیلی بیانات دے رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ UAE جو ہے وہ بڑے امکانات ہیں کہ وہ شاید اوپیک کو بھی چھوڑ دے اور جو کثیر الجہتی ملٹی لیٹرلزم ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائے، اور شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ویسے تو تمام تر حکام اس کی تردید کر رہے ہیں، پاکستان کے جو پیسے واپس کیے گئے، بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ UAE خود جو ہے وہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے ڈالرز کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی خبر یہ آتی ہے کہ چین صرف ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا بلکہ وہ پابندیوں سے محفوظ ایک ایسا معاشی قلعہ تیار کر رہا ہے جو کہ اس کو سمندر بند ہونے کے باوجود بھی تمام تر اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ اب مئی 2025 کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیجنگ سے 10,400 کلومیٹر طویل چین ایران ریلوے راہداری کو فعال کیا گیا تھا، اور اب جو ٹرینیں ہیں وہ زیان سے روانہ ہو کے قازقستان، ترکمانستان کے راستے صرف 15 دن کے اندر چین سے ایران پہنچ رہی ہیں، اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپرین ڈرائی پورٹ تک یہ پہنچ رہی ہیں تہران کے اندر، اور ویسے بحری راستہ تقریباً 30 سے 40 دنوں کا ہوتا ہے اور یہاں پہ 15 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پرانا بحری راستہ جو ہے اس سے بالکل آدھے سے بھی کم ہو چکا ہے۔ اور جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے جنوری 2026 تک کا ڈیٹا اس کے اوپر ریلیز کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 43 فریٹ ٹرینز جو ہیں وہ 9 ماہ کے اندر آئیں، جو کہ ایک سال میں 300 ٹرینز کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے پاس یہ خبر بھی آتی ہے کہ اسرائیل نے اپریل کے پہلے ہفتے میں اس ٹرین کی جو ریل کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بھی بنایا۔ اچھا اب ہو کیا رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ میرا نہیں، دنیا کے بیشتر جو عسکری دفاعی ماہرین ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردن کے بادشاہ کے ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر ایران امریکہ ڈیل کے لیے عرب ممالک کے تحفظ کو شامل کرنے کی شرط کے حوالے سے بھی شاہ عبداللہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ UAE کے جو وزیر خارجہ ہیں عبداللہ بن زید، وہ مارکو روبیو سے رابطہ کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے خطے کے اندر جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی ہیں، جو کہ وہاں کے وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ پھر سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے خطے کے صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح ممالک آپس میں الائنمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے چینلز کو چوز کر رہے ہیں، اور جو UAE ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کا رستہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گا، شاید وہ گلف کے ممالک اور جو اس سے پہلے وہ مختلف ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کرتا تھا اس سے وہ اب باز رہے گا۔ اور اسی دوران ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ پاکستان نے ایران کے لیے ایک اسپیشل تجارتی راہداری کھول دی ہے، گوادر اور کراچی کو استعمال کیا جائے گا۔ ٹرانزٹ کوریڈور 2026
6 रूट्स खोले गए हैं और ये ईरान की दरख्वास्त के ऊपर खोले गए हैं और तीसरे मुल्क से ये सामान मंगवा भी सकते हैं, सामान भेज भी सकते हैं। गवादर, कराची, तफ्तान और दीगर ट्रांजिट रूट जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। 909 किलोमीटर सरहद है, जहां से जो सूट करेगा वो इन रूट्स के जरिए आएगा सामान। और एक वजारत तजारत ने SRO जारी किया है कि ईरान किसी तीसरे मुल्क से सामान भेजने और मंगवाने के लिए पाकिस्तान का बतौर राहदारी इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक मुआहिदा किया था जिसमें पाक ईरान तुर्की कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई थी, यानी कि पाकिस्तान अपना सामान बरास्ता ईरान तुर्की भेज सकता है। और एक और जो चीज़ डिस्कस की गई थी वो ये थी कि ईरान अपना सामान बरास्ता CPEC पाकिस्तान के थ्रू चाइना भेज सकता है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के थ्रू अज़्बकिस्तान के अंदर हाल ही में एक पूरी कंसाइनमेंट भेजी है, तो सेंट्रल एशिया के लिए भी पाकिस्तान के दरवाजे खुल जाएंगे। और इसके साथ ही चीन जो है वो तारीख रकम कर रहा है। जब जब बहरान आया है चीन ने तारीख रकम की है, चाहे कोरोना का मामला था, चाहे जंगों का मामला हैं, तो इसने हमेशा फ़ायदा उठाया और अपने आप को किसी भी बहरान से डील करने के लिए तैयार रखा है। अब जो खबर आई है हमारे पास वो ये है कि जनाब मार्च के महीने में चीन ने 68 गीगावाट सोलर की जो टेक्नोलॉजी है वो बरामद की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 68 गीगाबाइट्स। जाहिर सी बात है सामान पहले बना के रखा हुआ था तो एक महीने के अंदर बेच दिया। और इसके साथ जो इससे पहले सोलर प्लेट्स बेचने का उनके पास रिकॉर्ड था 50% ये उससे ज्यादा है, उस रिकॉर्ड से ज्यादा है। और 50 से जायद जो ममालिक है, उभरती हुई मईशतें हैं, वो इस जंग के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुकी हैं कि इतनी महंगी एनर्जी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, तो अब ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी दरमियान हम ये सुनते हैं कि चीन ने 10 अरब डॉलर की सिर्फ मार्च के महीने में बैटरियां बेच दी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी इसके अंदर, और साथ में जो उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में 140% ज़्यादा जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेच दी। और दुनिया में इस वक्त जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक EVs का शेयर है वो 70% तक हो चुका है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले चाइना ने अपनी जो ताकत बनाई थी वो गारमेंट्स को बनाया था और छोटे मोटे खिलौनों को बनाया था, लेकिन अब जो है ये उनकी तमाम तर कमियों को पूरा करके इस वक्त चीन की जो GDP ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। जो सुपर ताकतें होती हैं, जो आलमी ताकतें होती हैं, वो हर बहरान के अंदर अपने आप को साबित करती हैं कि उनकी कैपेसिटी क्या है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।